नमस्कार। राजपाल एंड सन्स प्रकाशन के साप्ताहिक आयोजन मेरे लेखक मेरे सवाल में मैं प्रभात रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच जानी मानी लेखिका, हिंदी में जब हम लेखिका शब्द का प्रयोग करते हैं तो जिन लेखिकाओं का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है, जिनकी तस्वीर सबसे पहले उभरती है मेरे सामने, उनमें चित्रा मुद्गल सबसे बड़ी लेखिकाओं में एक हैं। वो हमारे बीच, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच आज मौजूद हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं। आपके सवाल फ़ेसबुक पर आपने जो उनसे पहले सवाल पूछ रखे हैं, मैं उन सवालों को बारी-बारी से चित्रा मैम से पूछूँगा और बीच-बीच में अपनी जिज्ञासाएँ भी ज़ाहिर करता रहूँगा। तो स्वागत है आपका चित्रा जी इस आयोजन में। नमस्कार, नमस्कार। और हमारे मैं बिल्कुल नमस्कार। बातचीत की शुरुआत मैं करता हूँ। ये गीता पंडित जी ने आपसे एक सवाल पूछा था कि उपन्यास लेखन कैसे आरंभ हुआ? क्या आपने प्रकाशन से पहले उन पर मित्रों की राय ली थी या सीधे प्रकाशक को दे दी? मैंने किसी मित्र से कोई राय नहीं ली, बल्कि अपने चेतन के प्रकोष्ठ से ही मेरा ये प्रश्न हमेशा रहा है कि क्या मैं उपन्यास लिखने की काबिल हूँ? कहानियां लिखते-लिखते 64 में पहली कहानी नवभारत 25 अक्टूबर 1964 में नवभारत टाइम्स में पुरस्कृत होकर के छपी थी, सफेद से नारा। उसके पहले डोमिन काकी कक्षा 7 ब में हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर की जो अर्चना मैगजीन वार्षिक ही है, उसमें भी पारितोषिक प्राप्त कर उसमें छपी थी, जो अब मेरी चर्चित लघु कथाओं में भी है। तो मैं कहानियां लगातार लघु पत्रिकाओं में और गवाह और ये सब उस समय और ब्लीट्स, धर्मयुग, सारिका, तमाम हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान लिखती रही। उपन्यास लिखने में मैंने बहुत समय लगाया प्रभात जी, जी। और उपन्यास मैंने 89 में लिखना शुरू किया। एक जमीन अपनी, नाम जी। उसका हमारी मित्र, दिवंगत मित्र कॉमरेड उषा गांगुली ने रखा, एक जमीन अपनी। और मैंने वहीं प्रिंस अनवर शाह 200 जो उनका फ्लैट था, वहीं रह करके उसको लिखा। जी। मुझे नहीं लगता था कि मैं उपन्यास लिखने के काबिल हूँ। एक कहानी का जो सौष्ठव होता, जी। कहानी को जो मेरी दृष्टि, उस कहानी के पीछे क्या है, सारी घटनाएं सब देखते हैं, सब देख रहे हैं, और अखबार वाले भी लिख रहे हैं उस पर, और जो हमारा इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो विमर्श भी कर रहा है उसके ऊपर, या विमर्श नहीं कर रहा है तो कहीं एक चिंता है उसके मन में कि जन के सरोकार जो हैं वो कहाँ तक हम उसके प्रति न्याय पा रहे हैं। हम पा रहे हैं तो एक सामाजिक गोष्ठी है, वो पा रहे हैं या नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए इस व्यवस्था में। तो मैंने गीता जी से मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगा, बल्कि मैं अचरज करती हूँ, और मुझे नई पीढ़ी पर के आत्मविश्वास पर बहुत फक्र होता है कि वो 2 कहानियां लिखने के बाद में सीधे उपन्यास उनके आ जाते हैं। और एक बहुत ही प्यारा नाम है, वो है अलका सरावगी का, आप देख सकते जी। हैं जी। कि, और उसपे एकेडमी अवार्ड भी मिला, और शैल्पिक चीजें वही थी, लेकिन जो जिस शैल्पिकता के सहारे उसकी बुनावट हुई, तो जी। उसने मुझे अचरज में डाला और एक गर्व से भर दिया कि हमारी जो नई पीढ़ी है। जी। तो मैंने बहुत लेट उपन्यास लिखा, जी। 1900
90 में आया। 90 में प्रकाशित हुआ था आपका उपन्यास एक जमीन अपनी। पूंजी के विस्तार में स्त्री देह की भूमिका, ये स्त्री विमर्श को ही लेकर के था। और विज्ञापन जगत के सहारे हमारे देश में हमारी कौटुंबिक जीवन शैली में को बदलने के लिए अपने उपभोक्तावादी नजरिए से, अपने बाजार की नींव रखने के नजरिए से किस तरह पश्चिम ने वो यार्डली की लिपस्टिक, जो विदेशों में जब कोई हमारा बच्चा जाता था अड़ोस पड़ोस का या रिश्तेदारी में, तो वो कहता था क्या ले आए, तो हम कहते थे यार्डली की लिपस्टिक ले आना। तो यहाँ फ्रेंचाइज जब खुलने लगी तो आप ये देखिए कि उनको जरूरत थी ग्राहकों की, और विकासशील देश से अच्छे ग्राहक, क्योंकि सपनों के प्रलोभनों में उनको जिस तरह फंसाया जा सकता, क्या पान खाते हो, क्या ऊंट रचते हो, है ना, रेणु याद आ जाते हैं, क्या अखरोट की छाल से, पंजाब से आता है, कश्मीर से बात आती कि अखरोट की छाल से मंजन करने से आपके ऊंट भी लाल हो जाएंगे और एक प्राकृतिक सुंदरता आपको मिलेगी। नहीं नहीं, वो तो बेकार है। जब तक आप ऊपर से न लीपे पोते तब तक सुंदरता तो आपकी दिखेगी नहीं, और आपकी नस्ल काली नस्ल के लोग हैं आप। तो ये सारी चीजें जब आने लगी, और मैं फ्रीलांसर के बतौर निडास एडवर्टाइजिंग में कुछ अरसा मुझे काम करने का मौका मिला। बाद में लड़ाई हो गई तो छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों को लगा मैं वहां भी लोगों को उनके खिलाफ भड़का रही हूँ। और अब एलेक पद्मसी जी नहीं रहे, हिंदी बड़ी टूटी फूटी बोलते थे, मगर काफी लड़ाई हुई कि हम डायरेक्ट हिंदी का विज्ञापन हिंदी में नहीं लिखा जाएगा। ये 20 मैगजीन आपके सामने फेंक दी गई हैं। यहाँ ये कंपनी खोल रही है भारत में, और पॉन्ड्स और लक्मे की चीजें वो वहां बिकेंगी, तो आपको विज्ञापन 50 शब्दों में लिखना है, और पढ़ लीजिए अंग्रेजी में कि कैसे लिखना है, कहाँ विजुअल्स आएंगे, ये भी सोच करके उसको लिखिए। तो बहुत कि नहीं, मैं हिंदी में लिखूंगी। जब उसको एवरोडी टॉर्च का विज्ञापन जब मुझे अवधि में ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया, क्योंकि मैं उन्नाव की हूँ, और जी, तो अवधि में कहा गया, और कहा गया कि इसमें थोड़ा अवधि और भोजपुरी दोनों का टच दीजिए। तो मैंने कहा हिंदी में जाने दीजिए। बंटवारा भाषा को कहते हैं ना, किस तरह आज अलग अलग भाषाओं को लेकर के ये चीज है कि अब अवधि भी आनी चाहिए, अब भोजपुरी भी आनी चाहिए, यानी हिंदी जिससे संपुष्ट हुई, तो खैर वो अलग बात है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। आगे के सवाल पे पढ़ता हूँ चित्रा जी, लेकिन इससे पहले शुरुआत में मैंने आपका औपचारिक परिचय नहीं दिया था। आपने अपने पहले उपन्यास एक जमीन अपनी के बारे में बहुत विस्तार से बताया। चित्रा जी के 4 उपन्यास प्रकाशित हैं और उससे बहुत पहले से कहानियां लिखती रही हैं। 1 दर्जन से अधिक इनके कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। चित्रा जी ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं। चित्रा जी ने लेख लिखे हैं स्त्री विषयों पे। चित्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता रही और मुंबई में ट्रेड यूनियन आंदोलन से इनका जुड़ाव रहा है। और दत्ता सामंत जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में एक थे मुंबई के, जिनकी बाद में हत्या हो गई थी, उनके साथ इन्होंने काम किया है। तो एक एक्टिविस्ट राइटर की जो एक छवि हमारे बीच में उभरती है, वो भी चित्रा मुद्गल में हमें दिखाई देती है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है चित्रा जी, ये अभिषेक गुप्ता जी ने आपसे पूछा है फेसबुक पे कि मुंबई में ट्रेड यूनियनों की राजनीति एक विवादित विषय रहा है। मुंबई में ट्रेड यूनियनों की राजनीति एक विवादित विषय रहा है। लोगों का मानना है कि ट्रेड यूनियनों की राजनीति के कारण बहुत सारे कामगार बेरोजगार हो गए और उनमें से कई अपराध के रास्ते पर चल पड़े। सच्चाई क्या है आप बताएं। साथ ही दत्ता सामंत और शंकर गुहा नियोगी जैसे ट्रेड यूनियन नेताओं के बारे में भी बताएं। ये अभिषेक गुप्ता जी का सवाल है।
देखिए, ट्रेड यूनियन में भी सहमतियां असहमतियां उस समय अरुण कोल्हटकर से लेकर के दत्ता अंकल तक, दत्ता सामंत तक, अपनी अपनी तरह से लोग सोचते हैं। और मुझे लगता है ये जो अपनी अपनी तरह का सोच है प्रभात जी, जी। वो कहीं न कहीं है तो कामगारों के हित का ही सोच, क्योंकि उस हित के बारे में ही वो सोच विचार कर रहे हैं। तो जी। असहमतियां आपस में होना, उसे राजनीति न कह करके मैं असहमतियां कहूंगी। राजनीति तो तब उसमें भी आकर समा गई जब श्रमिक नेताओं ने ये सोचना शुरू कर दिया कि श्रमिक आंदोलनों में ही पूरा जीवन न खपा करके वे लोकसभा तक पहुंचे, चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के लिए वोटर्स उनके पास में पर्याप्त हैं, और उसका वो जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, पटल पर, देश की सर्वोच्च संविधान के परिसभा में वे उसके उसके अंदर वो उन प्रश्नों को उठा सकेंगे और ज्यादा मजबूती से जनता के, कामगार जनता के हक में लड़ सकेंगे। तो जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति तो इस तरह से आई जैसे ही उनकी महत्वाकांक्षा या कामगारों के ही पक्ष की बात वो नेताओं से, सांसदों से सीधे एक सांसद होने के नाते करना चाहते थे। और आप जानते हैं, और अभिषेक जी भी जानते होंगे, मडालताई गोरे से लेकर के जी। पहुंचे, नियोगी जी नहीं पहुंचे, लेकिन ये लोग पहुंचे। और बहुत आरंभ में लगा कि उनके हितों के मुद्दों को वो जो सांसद परिचित हैं, वो जन से, ठीक है, वो जहां से भी चुनाव, जिस भी क्षेत्र से लड़के आए हैं, उसके जन से वो एक गांव के सदस्य होने के नाते, अपने घर के सदस्य होने के नाते, गांव के टोलों की जानकारी होने के नाते, या आसपास जवार के मजदूर या प्रेमचंद के होरी धनिया, इन लोग गोबर को वो जानते हैं। लेकिन जानते हैं और कितना जानते हैं, क्योंकि गोबर और होरी धनिया को जरूरत ना होती कि औद्योगिक नगरियों में गांव छोड़कर भाग करके वहां की झोपड़पट्टियों में या सड़कों पर सोते और मजदूरी के लिए मजबूर होते। ये मजदूर कौन है? ये वही है। तो राजनीति उनकी तो रोजी रोटी की बात थी। और मेरा ये मानना है कि दत्ता संत जी ने, उनके बड़े भाई ने भी जिस तरह अपना पूरा जीवन कामगारों के लिए दिया, लेकिन उसकी समीक्षाएं भी हुई बहुत, और असहमतियां ही भी हुई बहुत, और शिवसेना का भी उदय काफी बाद में जाकर हुआ वहां, और वो भी एक राजनीति का रूप लेने लगा। और बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पासे चले गए कि किन पासों से हम डिवाइड एंड रूल, यानी अपना नेतृत्व स्थापित कर सकते हैं। तो वहां मैंने आपको बताया अमची मुंबई अमचे मानस जैसी चीजें नहीं हुई। और जिसने आवा पढ़ा होगा वो जानता होगा कि जातिवादी राजनीति में, दलित राजनीति ने भी किस तरह से काम किया। उस समय दलित आंदोलन बहुत चरम पर नहीं था, फिर भी दया पवार वगैरह और बहुत से लोग, एक होता शरण कुमार लिम्बाले, अकरमाशी वगैरह लिख चुके थे। लेकिन ये हमें सोचने वाली बात है कि किस तरह जातिवाद को अगर हम डाल देंगे एक समुदाय, तो किस तरह हम एक ट्रेड यूनियन में के दो टुकड़े कर देंगे। हम अगर ट्रेड यूनियन श्रमिक नेता बनना चाहेंगे तो पूरी जिंदगी अपनी गुजार देंगे, तब हम अपना
श्रमिक वो खड़ा कर सकेंगे, दल खड़ा कर सकेंगे यूनियन में। लेकिन ये सब खेल भी हुए। जहाँ तक नियोगी जी की बात है, नियोगी जी से मेरा मिलना सिर्फ 2 बार हुआ। एक बार तो परितोष चक्रवर्ती जी वहीं थे बिलासपुर में, जी और जब मुझे मुलाकात करनी थी, स्नेह मोहिनी ट्रेड यूनियन से जुड़ी हुई थी, रेलवे की ट्रेड यूनियन से, उनके पिता जुड़े हुए थे और काम करते थे रेलवे कर्मचारियों के लिए। मुझे मुलाकात करनी थी तो उनके भाई रवि पत्रकार थे। परितोष ने गाड़ी वगैरह का इंतजाम कर दिया और हम उनसे मिलने के लिए गए और मिल करके करीब 1.5-2 घंटा वहाँ रहे। उस समय वो कोरबा में थे और बातचीत हुई हमारी, और मैंने जो मेरी जिज्ञासाएं अपने श्रमिक नेताओं से मुंबई में थी, उन्हीं जिज्ञासाओं पर मैंने नियुक्त। और उसके बाद दूसरी मुलाकात 5 मिनट की हुई थी। कुसुमा बाई जो उनके साथ जुड़ी हुई थी, जो छत्तीसगढ़ की महिलाओं, जी मजदूर महिलाओं को लेकर के उस संगठन के साथ जुड़ी हुई थी और उनकी केस फाइलें वगैरह वो सब जो है देखती थी। उनसे बात हुई तो मुझे वहाँ की कामगार महिलाओं के बारे में जानकारी मिली कि तो इस तरह से जो नियोगी जी थे, मुझे लगा कि कहीं नियोगी जी और दत्ता सामंत, इसमें कोई शक नहीं है कि कामगार आघाड़ी बहुत बड़ी यूनियन थी, क्योंकि कुर्ला से लेकर के मुलुंड उपनगर तक और परेल, दादर के बाद परेल, लोअर परेल, आप देखिए कि फैक्ट्रियों, ये पूरा औद्योगिक इलाका था जो आगरा रोड कहलाता है। और नियोगी जी, दत्ता अंकल जो सोचते थे कामगारों के बारे में, नियोगी जी के मुद्दे भी वही थे, छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर के, और बाकी जो सरकारी तंत्र की जो औद्योगिक प्रतिष्ठान थे उसको भी लेकर के। कहीं फर्क था तो क्षेत्र का था, जी क्योंकि उनकी एक और चिंता थी कि हम तो कामगारों को निर्यात करते हैं, जब भी छंटनी होती है या कोई चीज होती, हम कामगारों को छत्तीसगढ़ निर्यात करता है। निर्यात कहाँ करता है? बाहर नहीं करता है, अपने ही देश के प्रदेश में निर्यात करता है। आपको अरुण प्रकाश की भैया जी एक्सप्रेस कहानी याद होगी। जी जी इसीलिए मैं कहती हूँ, साहित्य समाज का दर्पण जरूर है, और प्रेमचंद के मुताबिक राजनीति के आगे जलने वाली मशाल। लेकिन मैं सोचती हूँ जन चेतना का इतिहास है, साहित्य जन चेतना का इतिहास है, क्योंकि जन चेतना का इतिहास कहीं आपको इतिहास में नहीं मिलता है कि उस राजा के राज में प्रजा सुखी थी, अकबर के राज में प्रजा सुखी थी, फला के महाभारत काल से राजाओं के ही पौराणिक मिथ की, और व्यास जी जब लिखते हैं तो राजाओं के ही संघर्ष को लिखते हैं। जन तो सिपाही है और जन का वो कट उसके वो लाशों के रूप में नजर आता है, और अंधा युग में गिद्धों के रूप में उस तरह का वो कि उसे खाने के लिए मनुष्य को मांसाहार। तो एक मैं होता है रा, जी राजनीति की बात आप कर रही हो, 2 सवाल राजनीति को लेकर आपसे पूछे गए हैं। एक सवाल रोहित कुमार का है, ये सवाल है कि साहित्य की पक्षधरता किसके प्रति होनी चाहिए, जनता या विचारधारा। दूसरा सवाल है प्रिय पीयूष पुष्पम का कि साहित्य को क्या राजनीति से अलग करके रखा जाना चाहिए, रचा जाना चाहिए, राजनीति की सहभागिता होती है साहित्य में और होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, मतलब साहित्य में राजनीति कितनी होनी चाहिए। और दूसरा है रोहित कुमार का कि जनता या विचारधारा में से किसके प्रति साहित्य। आप एक एक प्रश्न तो मैं उसका जरा सा अपनी सोच को आप तक पहुंचा सकूंगी। रोहित कुमार का सवाल है कि साहित्य की पक्षधरता किसके प्रति होनी चाहिए, जनता या विचारधारा।
मेरे ख्याल से मैंने अपने जो पूर्व वक्तव्य है उसमें मैंने बता दिया है। विचारधारा अ, जन के बेहतरी के लिए जी। नींव का पत्थर रखती है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे जैसी लेखिका के लिए है, वो है जन, वो है जन। जन। मैं उनको यही जवाब देना चाहती हूँ। विचारधारा उनकी बेहतरी के लिए है, समाज की बेहतरी के लिए, समाज की विषमता को दूर करने के लिए, उस पक्ष की के मोर्चों के लिए है कि हम किस तरह से लड़ें और क्यों लड़ें उनके बुनियादी हकों के लिए। लेकिन जनता पहले आती है, जन पहले आता है। विचारधारा तो आती रहती है और परिष्कार लेकर आती है। वो कहाँ तक उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सही ढंग से हो पाता है, ये एक अलग बात ये सवाल पीयूष पुष्पम जी ने पूछा है कि साहित्य को क्या राजनीति से अलग करके रचा जाना चाहिए या है। राजनीति की भी सहभागिता होनी चाहिए? साहित्य साहित्य में राजनीति कितनी होनी चाहिए? इनके सवाल का मूल ये है, पीयूष पुष्पम। देखिए, मैं आज को लेकर बात करती हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, जी। बारिश की पहली बारिश हुई है और इस बार तो लॉकडाउन है, मैं घर से नहीं निकली। जी। लेकिन हर बार बारिश में निकलना, अमरूद खरीद के लाना, नाती पोते इंतजार करते हैं, मैं फल खरीदने के लिए निकलती रही हूँ और टहलने के लिए निकलती रही हूँ और वो मुझे सावधान करते थे, बारिश का वक्त है दादी, जरा गड्ढे वगैरह देख के चलिएगा। गड्ढे में 2-3 बार मेरा पांव मुड़ा है। ये सड़क पर गड्ढे क्यों हैं? ये किसका दायित्व है? मैं एक सरकार। ये किसका दायित्व है? ये गड्ढे ठेकेदार के गलत काम करने की वजह से है। वो ठेकेदार गलत काम टेंडर के द्वारा चुना जाता है, गलत काम करता है और पहली ही बारिश में गड्ढे पड़ जाते हैं। तो राजनीति से तो हमारा वास्ता पग पग पर पड़ता है क्योंकि ठेकेदार कहता है कि मैं क्या करूं, मुझे तो 40% कहीं देना पड़ता है। तो मैं उसमें कितने तसले सीमेंट मिलाऊंगा और कितना कोलतार बिछाऊंगा। तो राजनीति तो पग पग पर है। जनता का शोषण ये जो ठेकेदार करता है, वो ठेकेदार राजनीति को दोष देता है, यानी अपनी ईमान बचने के लिए, लेकिन वो भी उतना ही बेईमान है कि वो कम में गम नहीं खा सकता, वो गम नहीं कर सकता, वो बड़ा काम चाहता है और उसमें वो जनता की परवाह नहीं करता है। तो मेरा जो पांव मुड़ता है और उसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और प्लास्टर चढ़ता है, वो किसकी वजह से चढ़ता है? राजनीति की वजह से। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पग पग पर उससे सामना होता है हमारा। तो राजनीति तो अलग नहीं है। व्यवस्था की बात अगर हम करते हैं और हमारी लड़ाई सत्ता से है और उसका मोर्चा साहित्य संभालता है, तो राजनीति तो है। राजनीति के बिना ये प्रजा राजा महाराजाओं के शौर्य और कीर्ति में सुखी थी। तो ये वही जीवन हम आज भी कहीं जी रहे हैं। तो राजनीति को अलग नहीं कर सकते। पिछले कुछ सालों में जिन उपन्यासों की बहुत चर्चा हुई, उसमें पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा भी एक प्रमुख उपन्यास है। इस उपन्यास पर आपको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला और थर्ड जेंडर को एक नए सिरे से इस विमर्श को इस उपन्यास ने फिर से स्थापित किया। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मनीषा कुलश्रेष्ठ जी का है। लेखिका मनीषा जी ने पूछा है कि नाला सुपारा के लिए आपने क्या रिसर्च की थी? इतने बारीक डिटेल्स उसमें आए। मैंने कभी कोई उपन्यासों के लिए रिसर्च नहीं किया। एक सामाजिक कार्यकर्ता
और एक फ्रीलांस पत्रकार होने के नाते जीवन के ऐसे ऐसे पक्षों से टकराए। मैं बताना चाहती हूँ मनीषा को कि जब भी लोकल ट्रेन में सफर करते हुए महिलाओं के डब्बे में ट्रांसजेंडरों की टोली चढ़ आती थी और हाथ पसार पसार के और हम लोगों के कंधे थपका थपका के अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करके हमसे मांगती थी कि कुछ हम उनके हाथ में रख दें, तो हम भी उनसे एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद उतनी ही घृणा करते थे, जबकि हम जनों के लिए काम करने वाले थे, तब भी उनसे उतनी घृणा करते थे। अरे चले आइए मंगता, मेरे पर्स में तो 3 रुपए हैं और वापसी का टिकट भी मुझे उसके लिए भी अठन्नी गोरेगांव से लोकल ट्रेन का मुझे खरीदना है, मैं इन्हें नहीं दूंगी। वो घृणा बराबर बनी हुई थी और फिल्मों में ने के माध्यम से हमने महमूद और इन लोगों के साथ उन्हें नाचते गाते देखा। और बच्चा जहाँ जिस घर में पैदा होता था, जहाँ पंजाबी फैमिली होती थी, वो ज्यादा उन्हें आमंत्रित करती थी और उन्हें देती थी। तो बड़ी कभी हमने उसको देखने की और समझने की कोशिश नहीं की कि ये जो भिखारी वर्ग है, जो नाच गा के और तालियां एक जैसी बजा करके भीख मांगता है, ये कहाँ है हमारे हाशिए में, कभी नहीं सोचा हमने। लेकिन एक बार 78 में अवध जी जब सारिका दिल्ली में शिफ्ट हुई और अवध जी दिल्ली आ गए और मैं गर्मी की छुट्टियों में अपने दोनों छोटे बच्चे राजीव और अपर्णा को लेकर के दिल्ली आती थी और अप्रैल के अंत में रिजल्ट आ जाने के बाद आ जाती थी और 13 जून को वहां मुंबई में स्कूल खुल जाते थे बारिश के पहले ही, तो वापस लौटती थी। ऐसे ही जब मैं एक बार मुंबई वापस लौट रही थी राजीव और अपर्णा छोटे बच्चों दोनों बच्चों के साथ, तो एक गाड़ी छूटी। अपर्णा अपने पिता के गोद में जार जार रो रही थी और पिता भी आंखें पोंछ रहे थे। उसको ले करके दरवाजे के पास से जैसे ही मैं अंदर आई तो मुझे लगा कि प्लेटफॉर्म छोड़ती गाड़ी में एक बड़ा सुंदर सा लड़का चढ़ा और दौड़ करके हाँफता हुआ मैंने इशारा किया तो वो बैठ गया, तो वो वहीं बैठा रहा बड़ी देर तक। मैं अपर्णा को चुप कराती रही और अवध जी उसके लिए भी एक बर्थ बुक करा करके, हाफ टिकट नहीं बर्थ बुक करा देते थे पूरी, ताकि इसको सोने की जगह बच्ची को मिले। और वो कहते थे इसको नीचे वाली बर्थ में सुलाना, 3-4 चुन्नियां और चादरों को तुम बांध देना इसको और सुरक्षित रखना। वो बच्चा बैठा रहा, टिकट चेकर आया तो चेक करने लगा, तो मैं टिकट निकालने लगी तो उस लड़के ने मुझसे कहा मैं तो गलत कंपार्टमेंट में चढ़ाया हूँ, मेरा तो जनरल बोगी का टिकट है और जनरल डिब्बे में है और गाड़ी अब छूटी है, तो ये सीधा भरतपुर जाकर रात में रुकेगी 11 बजे के करीब। तब मैं अभी यहीं बैठा रहूंगा और टिकट चेकर से मुझे कहना पड़ेगा, आप तो गवाह हैं कि मैं भारतीय गाड़ी में चढ़ा हूँ और कोई चारा नहीं था। तो जब वो चेकर आया तो मैंने कहा पहले मैंने सोचा था शायद चौथी बार इसी बच्चे की है, लेकिन उनकी नहीं थी, शायद भरतपुर से कोई चढ़। वो बच्चा वही है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा का नरोत्तम, जिसको मैंने ये पुस्तक समर्पित की है। उससे जो उस रात मेरी बातें हुई, एक रात में मेरी जिंदगी का सोच बदल दिया झा साहब। मैं उसका वो उस बच्चे ने जो मुझे बताया अपनी जिंदगी के सच, उसने कहा मुझे नाला सोपारा उतरना है। मैंने कहा नाला सोपारा तो ये गाड़ी रुकती नहीं है, ये तो बोरीवली रुकेगी, सूरत लॉन्च के बाद बोरीवली रुकेगी, तो तुम नाला सोपारा। तो बोले मैं बोरीवली उतर करके शेष समय नाला सोपारा पहुंच के दूसरी लोकल पकड़ के वहीं स्टेशन पर रात भर सोऊंगा और सुबह मेरी माँ
मिलने के लिए मंदिर के बहाने घर से निकलेंगी और वो प्लेटफॉर्म पर आएंगी मुझसे मिलने के लिए। और इस चाय के स्टॉल के पास में मैंने उन्हें फोन पर बता दिया है। आप समझ जाइए, माँ और बेटे को इस तरह से क्यों मिलना है? तुम्हारा घर है तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा सकते? बोला मैं घर नहीं जा सकता, बाकी जिंदगी जो है उसके बारे में मैं क्या बताऊं, उसने मुझे बताया ही। लेकिन वो एक सुदर्शन लड़का था वो, और पढ़ना चाहता था, वो कंप्यूटर सीखना चाहता था। 8वीं कक्षा तक तो वो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा। बाद में उसके बारे में घोषणा कर दी माँ बाप ने कि वो स्कूल की पिकनिक में पहाड़ी स्थल पर गया था, पांव फिसल गया, खाई में गिर गया, लाश तक नहीं मिली। यानी इस अपवाद से बचने के, लोक अपवाद से बचने के लिए अपने ही माँ बाप को ये करना पड़ा, अपना घर बार बेच के दूसरी अनजान जगह जो डेवलप हो रहा था, नाला सुपारा उस समय। तो ये अनुभव जो मुझे उस दिन हुआ, मैं उस रात वहां उतर करके अपने दोनों बच्चों के साथ उसे अपने घर ले गई। मैंने कहा तुम्हें प्लेटफॉर्म में सोने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वंदना बेन को फोन करूंगी जो नाला सुपारा का विंग देखती हैं कि वो पता लगा ले, ये पता है, ये बता रहा है, जरा पता लगा दे। क्योंकि अवध जी हमेशा इस बात को लेकर घबराते थे। अचानक ही मैं कभी न कभी किसी को भी ले आती हूँ घर में, और बच्चों की सोने की जगह भी बदलनी पड़ती है और उसको वहां पनाह देनी पड़ती। मेरा घर कमाने वाले, एक रेगुलर कमाने वाले एक अवध जी, और मेरे घर में मनमोहन सरल वगैरह, विश्वनाथ सचदेवा, ये सब कहते थे ये तो होटल दी मुद्गल है, ये धर्मशाला है, जो भी नाम एक पट्टी लगा लो तुम। तो ये है, तो जिंदगी जिस तरह से टकराती, और फिर जो वो लड़ाई मैंने आके लड़ी, वो तो मैंने तब लड़ी, इतने वर्षों बाद लड़ी। उस घृणा को मनुष्य होकर एक मनुष्य के प्रति मैं जीती रही, और सामाजिक कार्यकर्ता होकर जीती रही। ये लगा उस रात कि उस रात में मैंने उस पूरे उनके संघर्ष को जी लिया, और ये लगा कि अरे हम दलितों के लिए लड़ रहे हैं, हम कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए, लेकिन हाशिए पर रहने वालों में भी इनका मुट्ठी भर हाशिया कहीं नहीं है। और सरकार, ये तो अभी बाद की बात है 2011 की, तब मुझे ख्याल आया कि ये जो सरकार ने आरक्षण देने की बात कही है, जनमत वोटों को चेक करने के लिए, आपके वोटर कार्ड के लिए आपके घर आते हैं, सब डिटेल लेते हैं। उस समय उन्होंने पूछा, मैंने उन्हें चाय पानी पिलाया, घर में बैठाया, और उन्होंने पूछा कि आपके आसपास जानकारी में कोई थर्ड जेंडर का व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि अब हमने मेल फीमेल के बजाय अदर्स, मेल फीमेल अदर्स। मैंने कहा अदर्स में इनको क्यों डाल रहे? ये क्या जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं? तो हमारे धर्म ने, हमारी राजनीति ने, हमारे समाज ने, और हमारे स्वयं मनुष्य ने आदिकाल से, क्योंकि धर्म ने उन्हें ये समझाया कि जो लिंग विकलांग है वो अपशकुन है, अमंगली है, उसको घर में रखना गलत है। ऐसे बच्चे को आप भूरे में फेंक दीजिए जाकर के। गांव में भूर हुआ करते थे ना, कचरा फेंका जाता था पैदा होते ही, और दाई पैदा होते ही भूरे में फेंक देती थी। घर वालों को कहा जाता था अरे वो तो बच्चा जो है मरा पैदा हुआ, समझ गए। सो हमने जो है उसको फेंकवा दिया, फिर घर की मालकिन ने बता दिया। तो ये जो स्थिति थी, ये कहीं मुझे जो स्व अनुभवों से जो मिली मुझे, और उसके साथ सृजन में कल्पनाशीलता, क्योंकि आप एक व्यक्ति के माध्यम से जब उस पूरे समुदाय का को देखना चाहते हैं, और पहुंचते हैं और देखते हैं, उसकी माँ से मिलते हैं, वो उसका दर्द उसकी आंखों में ही दूध उस वक्त जब वो पैदा हुआ होगा
वो दूध जो उतरा होगा, अब वो दूध पानी की तरह बह रहा है। तो मुझे लगा कि ये स्त्री का भी एक पक्ष है कि लूला लंगड़ा हर बच्चा, जो आज हम उसे नहीं कह सकते, किसी भी अंग विकलांग बच्चे को दिव्यांग हम नहीं कह सकते, इनके साथ क्यों हुआ? तो मनीषा जीवन का अनुभव ऐसा रहा है, और उसी ने नाला बहुत सोपारा आपने क्षण के साथ में ये मुझे लगा कि अब मुझे इस अनुभव को लिखना चाहिए, नरोत्तम के वो इस समर अनुभव। वो समर्पित है यह उपन्यास। ये तारावती मीणा ने यही सवाल पूछा था कि ये नरोत्तम को समर्पित उपन्यास है, वो कौन है? तो उसका जवाब उन्हें मिल गया हो। मैम, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाल के वर्षों में कई और लेखकों ने भी थर्ड जेंडर को लेकर लिखा है। आपकी नजर किसी पे पड़ी है? कुछ उसमें उल्लेखनीय लगा है? कुछ और लेखकों ने लिखा है, पहले प्रदीप सौरभ ने लिखा, बाद में और भी कुछ लेखकों ने लिखा। तो इसको लेकर जो विमर्श चलने लगा है, किन्नर शब्द को लेके या थर्ड जेंडर को लेके, इस पे कुछ नजर पड़ी है? कुछ इस साहित्य पे कुछ बोलना चाहेंगे? मैं झूठ नहीं कहूंगी, नाला सोपारा मैंने लिख लिया था, उसके जी। बाद मैंने राम मंडी पढ़ा, मैंने नीरजा माधव का भी उपन्यास पढ़ा, लेकिन जी। उसके वो पात्र हैं, कहानी तो वो गुलाम मंडी की वो फिल्म की नायिका की है, जी। उसमें एक पक्ष है, लेकिन वो पक्ष है उठाया गया है, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो समाज को सदियों सदियों से मैं उस पूरे समाज को, धर्म को, लिंग पूजक समाज हमारा, मैं उसे कटघरे में लेना चाहती थी, और चार नींव थी उसकी, धर्म, राजनीति, समाज और स्वयं मनुष्य। मनुष्य ने ये अन्याय क्यों किया? तो वो सारे इन पत्रों। उपन्यास पहले नहीं पढ़ा था, और एक आध कहानी मैंने किसी की पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, वो जी। उनके उसी कौतुक और संघर्ष और ताली पीटना उनको लेकर के, समाज को कटघरे में किसी उपन्यास ने नहीं लिया है, चाहे वो नीरजा माधव का भी हो। ये और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। प्रेम एक शब्द है, प्रेम एक शब्द है, लेकिन प्रेम पर हजारों कृतियां लिखी गई, हजारों कृतियां लिखी गई। क्या एलिजाबेथ ब्राउनिंग की लव बी लव सिक ओनली उस जमाने में, और आज तक प्रेम पर लिखा जा रहा है, लेकिन हाशिए से इन्हें निकालना है, इनको दंड निर्धारित किया जाना चाहिए राजनीति के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, कि ऐसे बच्चों को अगर भ्रूण में भी सोनोग्राफी के माध्यम से लिंग विकलांग बच्चों के बारे में पता चला तो उसको गिरा देना या घर से निकाल देना, ऐसे माँ बाप को दंडित किया जाना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। बहुत आपने विस्तार से इसमें असल में जो विनोद जो पात्र है, वो अपने पत्रों के माध्यम से यही सवाल, यही कौतूहल अपनी अपनी माँ से के सामने प्रकट करता है कि उसके क्यों अलग किया गया। अगला सवाल मैं लेता हूं, अशोक शुक्ला जी हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि आपने आवा उपन्यास की रचना की, इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आवा आवा लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आवा तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ, मैं एक कार्यकर्ता रही हूँ, नेता नहीं रही। मेरी मित्र विद्या बाल बहुत बड़ी नेता हो गई, मेधा पाटकर बहुत बड़ी नेता हो गई, लेकिन मुझे लगता है लेखक जो है वो कार्यकर्ता होके जिन अनुभवों को बटोरता है, और थोड़ा थोड़ा काम करते हुए ये मौका दिया गया, फला बस्ती में चली जाओ, वहां जाकर के उन लोगों को ये सूचना देनी है, इस बात को लेके उन्हें तैयार करना है, तो अपनी कच्ची पक्की बुद्धि से, क्योंकि मेरा विवेक का विकास और परिपक्वता तभी हासिल होनी शुरू हुई जैसे जैसे मैं इन लोगों से प्रत्यक्ष मिलने लगी, और मैंने वो दुनिया जो एक ठाकुर खानदान की थी और एक जिमीदार खानदान की थी, जो दुनिया अपनी गली और नेवल ऑफिसर्स, नेवल और डॉकयार्ड और एमईएस ऑफिसर्स के बीच की दुनिया थी, उससे निकलकर जब इन गली गलियारों में पहुंची तो ये दुनिया मेरे लिए नई थी। मैंने दलित टोला देखा था, जन मजूर बसाए गए थे, घर के बसाए हुए थे फुलवारी में, लेकिन मैंने इन लोगों को, मुझे लगा आखिर ये कौन लोग हैं,
और जब मैंने गोदान पढ़ा तो मुझे लगा जन का इतिहास पहली बार लिखा गया है। हालांकि मेरा कहीं समीक्षकों से, आलोचकों से आप बहुत ही तेजस्वी युवा लेखक हैं, आपने तो उसने कहा था को जो है ना जान के लिखते ही आप तो उस प्रतिष्ठा से आपने अर्जित किया। हमारी मनीषा है, स्वांग स्वांग जैसी कहानी लिख करके, अल्पना मिश्र हैं, छावनी में बेघर। तो आजकल के युवा जो हैं, लिखना जब से शुरू हुआ, मैं युवापन को तब से काउंट करती हूँ, भले उनके बच्चों की शादियां हो गई है ना, उम्र से नहीं, ये गलत परंपरा है, रचनाओं से नापना चाहिए। तो खैर इस बात को मैं उधर करके, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह से मैंने जब अपने घर के गेट से, बंगले से बाहर निकल कर मैंने वो दुनिया देखी, तो मैंने तो पाया कि यहाँ होरी और धनिया मौजूद हैं। ये वही है, गांव से भाग के किसी ने सिर फोड़ दिया था, नाली खोदी जा रही थी, उसमें झगड़ा हुआ, तो मारा कौन जाता है? वो आपस में लड़ने वाले एक दूसरे पर लाठी नहीं चलाते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं उन पर लाठियां चलती हैं, वो आपस में भिड़ते हैं और वो भागते हैं बचने के लिए। तो ये एक जिसने मुझे झकझोर दिया, और मैंने उसी समय गणदेवता ताराशंकर बंदोपाध्याय का, याद कीजिए, नील की खेती के खिलाफ 1915 में गांधी जी जब यहाँ आए थे तो चंपारण गए थे, बिहार कुछ लोगों ने उन्हें बुलाया था और वहां एक जन जागृति बंगाल के करीब होने के नाते बिहार में एक आरंभ हो चुकी थी। और नील की खेती करने वाले जो जहर उड़ा रहे थे, किसानों की लड़ाई गांधी जी ने लड़ी, और कस्तूरबा ने वहां गांव के कुएं से पानी खुद खींचा। तो वो गण देवता में भी वो जन चेतना का उपन्यास है, यानी जो मैं मानती हूँ। और इसी तरह से माटी मटाल, ये सब फकीर मोहन सेनापति, तो एक होता फोटे काट की कहानी। तो आप देखिए सब जगह कहीं ना कहीं, लेकिन गोदान की बात मैं करती हूँ। हालांकि मैंने कहा ना, मैं एक आलोचकों से इस बात पर असहमत हूँ कि जहां मालती ने गांधीवाद को अपना करके, पढ़ी लिखी मालती ने सेवा को लेकर के बाकायदा मतलब ग्रामीणों के एक शपथ ली, और वो पढ़ी लिखी और मॉडर्न होकर के वो गई। और मेहता भी, मेरे बेटे राजीव बहुत पढ़ाकू और फिलोसफर, बहुत बहुत बहस करते हैं मुझसे। तो ये बात मुझे समझ में आई, लेकिन ये एक अलग चीज है। अ, अ, मैंने मैंने वहां से जो अनुभव पाया, वहां से जो मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर तो जो प्रतिबंध है कि मुख्य द्वार से गांव में मैं फ्रॉक पहन के नहीं निकल सकती, मेरी माँ भी 2 हाथ का घूंघट काट के, चादर पिछौरी कहते हैं, ओढ़ करके पिछले दरवाजे से लोटा लेकर के ऊपर अटारी पर बनी टट्टियों में न जा करके वहां इसलिए जाती थी कि गांव की अन्य महिलाएं भी मिलती थी और उनका एक संवाद का स्थल वो बनता था कि लोटा लेके खड़ी रहती थी कि हाँ। तो मेरे जो अनुभव हैं वो मेरे संघर्ष का भी कारण बने, मुझे शक्ति भी मिली, एक मामूली सी कार्यकर्ता, और वो आज भी मामूली ही है। और उसी ने मुझे ये इन अनुभवों से संपन्न किया कि मुझे जो दुनिया मैंने देखी वो मेरी आंखें खुली रह गई कि ये दुनिया तो मैंने देखी नहीं थी। मैं जो चौधरी और पियारे और माता दीन को देखती थी, वो तो और डोबिन काकी को, उनको तो मैंने ऐसे ही देखा था, एक टोले के रूप में। ये प्रेमलता डोगरा जी का सवाल है आपसे कि कहानी भूख में एक कामगार महिला द्वारा अपना बच्चा एक भिखारिन को किराए पर दे दिए जाने और उसकी मौत की जो कहानी है, इसकी परिकल्पना आपको कहाँ से आई? इसका आइडिया कहाँ से आया? प्रेमलता डोगरा का सवाल। प्रेमलता जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मुंबई में रहता है वो, आप लोग मेट्रो में अब सफर कर रहे होंगे, हम तो लोकल ट्रेनों में धक्के खाते हुए चढ़ते
महिलाओं का डब्बा एक आगे होता था और एक बीच में होता था, वो छूट गया तो पुरुष और महिला कहीं मुंबई में ये कभी भी मुंबई ने एक चीज है, ये कभी कभी इस तरह का एहसास नहीं कराया कि मैं लड़की हूँ, मैं पुरुषों के डब्बे में नहीं चल सकती। और वो ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं होता रहा जो और प्रदेशों में ये अनुभव हुआ। लेकिन और वहीं मैंने ऐसी भिखारिन को भी देखा जो गोद में बच्चा लिए हुए, मैंने देख लिया कि वो उसे चिकोटी काट रही है जब वो हम लोगों के 3-3-6 महिलाएं बैठी है उस तरफ आई है। देखिए लोकल ट्रेनों में एक पूरे डिब्बे ने, जिस भी डिब्बे में चढ़ी वो कामगार स्त्रियां, जो कामकाजी स्त्रियां, उनके बीच से किस तरह से इस तरह के अनुभव आते हैं। और झोपड़पट्टी में जब मैं पता लगाती हूँ तो मुझे पता लगता है कि इस तरह के रैकेट चल रहे हैं। मजबूर लोगों के, नन्हे बच्चों के, दूध पीते बच्चों को लेकर भिखारिने गोद में लेकर के लोकल ट्रेनों में, बाजारों में, बड़े संपन्न जगहों में जा करके भीख मांगती हैं और उसे जानबूझकर रुलाती हैं। वो नायिका मुझे कहीं मिली नहीं, मैंने देखी सर, लेकिन वो नायिका उस देखने के साथ ही मेरे करीब आकर मेरे सीने से लग गई। उसकी तकलीफ, और उस तकलीफ को जब मैंने मृणालताई गोरे से उस वक्त मैंने चर्चा की थी, देखिए ये भी हो रहा है, तो बोले काय करू शकते, पानी वाली बाई, उस पानी वाली बाई की जिसकी ये ताकत थी कि उसने निगम म्यूनिसिपैलिटी से इनकार कर दिया सहायता लेने से, और झोपड़पट्टियों में 20-20 संडास, अठन्नी चवन्नी हम लोगों को डिब्बे, डालडे के डिब्बे जो छोटे होते थे 1 किलो के या पाउंड्स के डब्बे, ये उनमें छेद कर करके कि आप सड़क के किनारे खड़े जो खुशी से डाल दे। और हम उस वक्त 8,000 में सेप्टिक टैंक के संडास तैयार हो जाते थे। तो उस तरह जो ट्रेनिंग मुझको मिली जिंदगी को करीब से देखने की, जो मुझे कई दफे किताबों में भी नहीं मिली, एक पक्ष मिला। कोई स्त्री विमर्श करता है, कोई कामगार विमर्श करता है, कोई अमीर पक्ष, पूंजी पक्ष के घर को सामने, उस घर की त्रासदी को सामने लेकर आता है। यानी कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई साहित्य में भी इसी तरह का। प्रेमचंद इसीलिए बड़े हैं कि वो हर मरीज के डॉक्टर हैं। उन्होंने हर पक्ष को लिखा है, उन्होंने केवल एक पक्ष को लेकर के नहीं लिखा। तो मुझे सामाजिक मामूली कार्यकर्ता होने के नाते जो अनुभव मिले, मैं उनकी आवाज बनने की मैंने कोशिश की, और वो आवाज मुझे महसूस हुआ कि मैं कहानी लिखूंगी, त्रिशंकु कहानी लिखूंगी, मामला आगे बढ़ेगा, अभी कहानी लिखूंगी, लकड़बग्घा कहानी लिखूंगी। तो एक जिम्मेदार घराने की सामंती जो जीवन शैली में जीती हुई और अन्याय में जी रही विधवा स्त्री है, उसकी बात भी मैं कर सकूंगी, और मैं मोतिया के माँ की बात भी कर सकूंगी, मोतिया की बात भी कर सकूंगी। तो इन्हीं चीजों ने मुझे। ये निहारिका मल्लिक जी का एक सवाल है। निहारिका जी ने ये पूछा है कि हाशिए के समाज के लोगों के लिए जब आप काम करती रही, तो इसके लिए आपको विरोध का सामना तो नहीं करना पड़ा? मतलब समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से किसी तरह का विरोध या अवरोध का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं, बिल्कुल। मेरे जो पति अवध नारायण मुदगल थे, कभी कभी वो जब जी लगा देते थे मेरे नाम के आगे, वैसे वो मुझे चितुल कहकर पुकारते थे, लेकिन जब वो चित्रा जी कहते थे तो समझ लो कि मेरे किन्हीं कदमों से वो कुछ खफा है। कि आप सोचिए कि आप जब चाहे आधी रात में कोई आपका दरवाजा खटखटा करके आ जाता है घर में, और आप सुबह मुझे चाय देते हुए कहती है एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात होगी, तो मैं समझता हूँ कि आपके गांव घर का या मेरे गांव घर का कोई व्यक्ति
आ गया होगा बिना सूचना के इलाज करवाने, लेकिन वो जब मिलता है तो चित्रा जी जरा सोचिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक मामूली सा सब एडिटर 20 लोगों के खाना पानी का भार वह सकता है। तो लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि इन लोगों को क्यों लेकर आए, बल्कि मनमोहन सरल हमेशा कहते रहे, अरे वो तो धर्मशाला बना रखा है तुमने घर बेहद है। और मरालताई गोरे कभी किसी स्त्री को कि चित्रा मैं इसको मराठी में कि तुम्हारे घर भेज रही हूँ, तुम इसको 4-5 दिन रखो, फिर देखते हैं कि कहाँ हम इसको कहाँ हम इसको सही जगह पहुंचा सकेंगे, थोड़ा समय लग जाता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि अवध जी बहुत पहले ही मुझे समझ गए थे, नहीं तो मैं किसी ठाकुर खानदान की बहू होती ना, फिर अवध जी की पत्नी न होती। तो ये तो कोई किसी तरह का, हाँ, लेकिन मेरे खानदान को ये बहुत नागवार गुजरा कि एक मामूली सी सब एडिटर से, और वो भी ब्राह्मण से, जबकि ब्राह्मण को चांदी की चौकी पर बैठा करके द्विवेदी जी जो हमारे घर के पुरोहित थे, उनको चांदी की परात में मेरी दादी आज ही कहते थे, जिन उनके चरण पखारती थी और अपने आंचल से उसको चित्रा जी, जो समकालीन स्त्री लेखन है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि किस दिशा में ये लेखन जा रहा है और इसमें क्या संभावनाएं देखती हैं आप? मैं बड़ी मजबूत पीढ़ी है जी। और वो संक्रमण जो हमारे समय के संक्रमण नहीं थे, आजादी के बाद का वो वक्त था, सपना था, डॉक्टर लोहिया थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, भूपेश गुप्त थे, नेहरू जी थे, डिस्कवरी पढ़ी थी, है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जयप्रकाश बाबू थे, जिनकी एक आवाज पर छात्र 1975 से पहले 74 में पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए, ऐसे नेता थे। तो वो पहला ऐसा बड़ा संक्रमण था जनतांत्रिक, जिसके खिलाफ जयप्रकाश बाबू खड़े हुए थे आकर के, जिसके विरोध में। तो एक तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदर्श तब भी हम लोगों के खून में जिंदा थे, क्योंकि आजादी मिली थी, मूल्य थे। रामचरितमानस तो हमारी आज ही बड़ी सी लालटेन, गैस बत्ती तो बाहर दरवाजे चली जाती थी, उसके नीचे बैठ करके वाचन करने के लिए कहती थी और हम पढ़ते थे। तो जयकर जापर सत्य स्नेहु सोते ही मिलहि न कछु संदेहु, ये मेरी दादी मुझे समझाती थी और शक्ति देती थी, और यह कहती थी कि भरत राम और भरत का प्रेम, लक्ष्मण का प्रेम, शत्रुघ्न का प्रेम, ऐसा ही प्रेम घरों में भाई बहनों के बीच होना चाहिए। यानी नैतिकता और मूल्यों का पाठ रामचरितमानस से आती थी। ये तो जब हम मुंबई हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर में पढ़ने लगे तो हमारे अध्यापकों ने हमें लाइब्रेरी का वो दिखाया, आशु कविता लिखो, कहानी लिखो, डोबिन की मैंने आपको बताई, मैंने लिखी जी, पहली कहानी जी। और तब मुझे पता चला कि संबोधन अलग चीज होती है और रिश्ता अलग चीज होता है। चित्रा जी, एक सवाल मैं बहुत डरते डरते पूछ रहा हूँ। आपका पूरा जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा श्रमिक आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में गुजरा, और उसके बाद के दौर में आपको एक विचारधारा से जोड़कर देखा जाने लगा। एक सवाल सुरेंद्र शर्मा ने पूछा भी है कि आपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में भाजपा के लिए वोट मांगे थे। तो किसी लेखक, ये बहुत अच्छा बात किया है। सुंदर शर्मा का सवाल था, और क्या लेखक को इस तरह खुलकर राजनीतिक दलों का प्रचार करना चाहिए? राजनीतिक दल का प्रचार नहीं किया। मैंने कभी आरएसएस या भाजपा से जुड़ी नहीं रही। मैं लोहिया जी से प्रभावित रही, मडालताई गोरे के साथ, मैं कांग्रेस से के साथ, दत्ता अंकल तो इंदिराबाई के फैन, इंदिरा जी बिल्ले, आवा में बहुत जिक्र है ऐतिहासिक।
और विश्वास पाटिल ने मुझसे कहा, पानीपत लिखने वाले, उन्होंने कहा चित्रा जी ये वही जगह है, मैंने बचपन गुजारा है, अब तो बदल गया है, आपने ही मराठी में भी ऐसा उपन्यास लिखा है और ये हिंदी में आया, ये मुझे बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो कहने का अर्थ ये है कि अटल जी की मैं प्रशंसिका रही हूँ तब से जब वो संसद सदस्य थे। लोहिया जी की प्रशंसा, वो आप देखिए क्या मीठा सा, इंदिरा जी ने काली माला पहनी है, वो कितनी सुंदर लग रही है उस माला में, और कैसी लग रही है, और आपस में एक होता है। मैं इंदिरा जी की बहुत प्रशंसिका रही। इसका मतलब ये नहीं है, एक लेखक वही उस परिभाषा को याद करवाना चाहती हूँ कि राजनीति, प्रेमचंद की, कि राजनीति के आगे जलने वाली मशाल है साहित्य। राजनीति, किसी भी तरह की राजनीति हो, किसी भी सही व्यक्ति की पक्षधरता जो जन सापेक्ष हो, मुझे लगता है उसको जरूर उसका समर्थन करना चाहिए। मैंने नहीं पूछा, जब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने समर्थन नहीं किया, जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा अटल जी का प्रश्न है और इस पार्टी के हैं, फिर भी अटल जी को आना चाहिए, और अटल जी जिन मूल्यों के लिए लड़ते रहे हैं मैं उसका बहुत आदर करती हूँ। और इसी तरह से मैं बता देना चाहती हूँ, पिछले दिनों किस तरह से फेसबुक में, जैसे मैंने गांव में देखा था कि दल टोले में जब सुअर का वध किया जाता था तो बल्लम और भाले लेकर उसको दौड़ाते थे उसके पीछे। जब मैंने मोदी जी के 3 तलाक और धारा 370 और एक दो और चीजों के काम को देखा, मैंने उनका समर्थन किया, क्योंकि हमारी चेतनामयी मुस्लिम महिलाओं से हम अपने को अलग करके नहीं देखते, लेकिन उनका समुदाय है वहां जो कुरीतियां व्याप्ति, सती प्रथा, राजा राम मोहन राय ने 1822 में ही लड़ाई लड़ी औरतों की, औरतों को शिक्षा के लिए बंगाल में आप देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथुन साहब के साथ मिलकर गांव-गांव स्कूल खोले, कन्या पाठशालाएं खोली। हमारे उत्तर भारत की पट्टी जो है इससे थोड़ा सा विलंब से हुआ। महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई, महात्मा बाई, सावित्रीबाई फुले, तो बहुत काम हुआ। तो ये जो है, जब किसी भी कोई भी पार्टी, और मार्क्स ने हमें वो सोच दिया, जन सापेक्षा को एक केंद्रित सोच दिया मार्क्स ने, लेकिन नक्सलवाड़ी जब हुआ तो हम उसके पक्षधर थे। बाद में हमें ये महसूस हुआ, हम लोगों को ये महसूस हुआ कि कहीं दिशाहीनता है और कहीं फंडिंग गलत किस्म की है। मड़ाल ताई गोरे जब हमें पानी वाली बाई कहती थी डिब्बा लेके सड़क पर खड़े रहो, तो कई दफे कांच उतार देने वाले लोग गाड़ी रोक करके कहते थे भीख मांगते शर्म नहीं आती? तो हम कहते थे ये भीख किसके लिए मांगी जा रही है? वो ये आप लोगों की वजह से ही मांगी जा रही है, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने, जिनकी वजह से आप इस लंबी गाड़ी में निकल रहे हैं आगे। मेयन बेकर, सिबाका इंडिया, इंडियन लिंक चेन, बिरला कंपनी, ये एक लेखक को ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं भी कोई भी सांसद अगर किसी पक्ष का है, अगर आप सचिन पायलट की बात है तो एक तेजस्वी युवा है। मैं उसके पक्ष में कल अगर आप कहेंगे कि मैं एक सवाल ये पूछूंगा मैम कि वो तेजस्वी, मेरी बात भी कर ली, जी जी जी, फेसबुक में मल्लेश डबराल ने ये बात कही कि एक पैराग्राफ तक लिखना चित्रा जी ने कोई ढंग का नहीं लिखा है, और मृदुला गर्ग ने एक मुहिम चलाई जिन्होंने बल्लम ले लेके खोज खोज के मुझे मारा, ये साहित्यकार हैं। ये राजनीति के आगे चलने वाली मशाल कैसे है, मुझे नहीं समझ में आया। मैं प्रेमचंद को फिर से ढूंढना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों से, राजीव और शैली से डिस्कस करती हूँ। तो एक चीज है, बात ये है, मैं आपकी कहानी पढ़ती हूँ तो मेरे विचार फिर दौड़ने लगते। ये साहित्य जगत है, मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती, मुझे तो टाइम ही नहीं, घर में सब्जी भी काटनी है, बर्तन भी धोना है,
आटा भी बच्चियां मार रही है तो मैं मार दूंगी। शैली को भी काम करना है, राजीव को भी अपना काम करना है, सब मिलकर हम काम करेंगे। क्योंकि हम अगर इतना नहीं कमाते हैं, साहित्य से क्या मिलता है वो आपको भी पता होगा। जी लेकिन ये है कि अगर हम फ्रीलांसर हैं और हम रात को 4 बजे तक जग के लिखते हैं, श्रमिक कुंज जाते हैं, चेतना में जाते, तो हम ये महिलाएं जो इतनी इतनी पढ़ी लिखी हैं और स्त्री विमर्श की बात करती है, तो जी एक स्त्री मंगलेश मेरे प्रिय कवि में से है, मंगलेश चाल। मैंने जी फोन किया उनको, आपने ऐसा क्यों कहा? ये कहिए कि मैं स्तरहीन लिखती हूँ। लेकिन आपने कहा मैंने एक पैराग्राफ तो कैसा नहीं लिखा। धन्य है मंगलेश जी, आपके बारे में कई लोगों ने कितनी कितनी बातें की। सहारा की एयर टिकट मुहैया हो रहे थे, चित्रा मुद्गल है जो नहीं गई। ठीक है। और अवध जी जैसा, पुरुषों के खिलाफ कितना भी कोई कहे, पुरुष पितृसत्ता ने मेरे घर की सामंतवादी प्रवृत्तियों वाली पितृसत्ता ने स्त्रियों पर बहुत जुल्म किए, लेकिन मेरे पति ने नहीं किए, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरे पति ऐसे। मेरा बेटा अगर इस बात को समझता है, और हम बहस करते हैं, आइए आप मुझसे समय तो बात करिए, ये 76 वर्ष की स्त्री जो है, ये कुछ तो पढ़ी लिखी है, आपसे बात करेगी। तो आज जो संक्रमण है, नए संक्रमण है, हमारे समय के नहीं है, मैं वहीं आती हूँ जो नई पीढ़ी की, जी उस पीढ़ी ने स्वांग कहानी लिखी है, संजय कुंदन ने कितनी कहानियां लिखी हैं, श्रद्धा थवाइट है अभी नई, प्रज्ञा उपाध्याय है, धर्मपुर लॉज लिखने वाली, जी बंद मिलों के मजदूरों की बात की है। कितने वो मजदूर होंगे जो अपराध प्रवृत्तियों में न जा करके, जिन्होंने अनाज मंडी में ठेले ढोने शुरू किए होंगे अपने बच्चों को पालने के लिए। ये कौन है? ये हमारे गांव का वही जन है। तो नई पीढ़ी से मैं बहुत आश्वस्त हूँ। हमेशा अच्छा और बुरा लिखने वाले तो रहे हैं, स्तरीय भी लिखने वाले रहे हैं, और कम स्तरीय भी लिखने वाले लेकिन मैं कहती हूँ कि जैसे सोशल मीडिया को लेके भी कई दफा मुझे लगता है वहां जो दलबंदी है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। प्रभात, जी आप दुआ वो हैं डायनेमिक, मैं आपसे कहती हूँ, स्वीकार जी कर रही हूँ कि मुझे आप ये नहीं सिखा सकते कि आप इंदिरा गांधी से प्रेम क्यों करती हैं। इस देश की अखंडता के लिए, सिखिस्तान खालिस्तान से बचाने के लिए उस औरत ने अपनी जान दे दी। तो अगर आप मोदी भी उस बात करती, तो मैं खुलकर कह रही हूँ, उसमें मुझे कोई झिझक नहीं, लेकिन मेरी नींव जो है आप उसको मत ढूंढिए, मेरे लेखन में मेरे सरोकारों को ढूंढिए। ये चित्रा मुद्गल अगर उतना छोटा सा एक कहानी कहीं आप याद रख लेंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपकी तरह बहुत क्या कहते हैं, मैं जब आप आवा पढ़ा, जब मैंने आपकी एक जमीन अपनी उपन्यास पढ़ा था 1990 में, एक उपन्यास विज्ञापन जगत के कारनामों को लेके, उसके अंदरूनी दुनिया को लेके लिखा गया है। ये बहुत उस समय बहुत नई चीज थी हिंदी के लिए ये उपन्यास। चिट्ठी रखी हुई है कि इसका दूसरा भाग लिखो, जी मानसिका। ये विज्ञापन जगत पर हिंदी में आया पहला उपन्यास। पहला उसके उपन्यास। विज्ञापन जगत पर तमाम लाइन लग गई, लोगों ने लिखा, और लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। अलग अलग पक्ष, जो पक्ष मुझसे छूट गए होंगे, जिस तरह से मैंने लिया उसको, मैंने उस तरह के लिए विज्ञापन में नुमाइश औरत, और औरत को ये बैठा दिया उन्हीं विज्ञापनों के माध्यम से। और बॉलीवुड ने तब मीना कुमारी मोटी होकर भी अभिनेत्री थी, रुला देती थी। वहीदा रहमान का साइज हमने कभी नहीं सोचा, वैजंती वाला का साइज नहीं, हमने नूतन दीदी के साइज पर हमने नहीं, हम उनके अभिनय पर गए। आज 35, 25, 35 जरूरी है। महेश भट्ट से मेरी एक बार बहुत बहस हुई, कहने लगे, टेलीविजन पर हुई, उन्होंने कहा कि जी ऐसा, मैंने कहा महेश जी आप बड़ा स्त्रियों की बात कर रहे हैं, आप कल छोड़ देंगे विपाशा बसु को, क्योंकि ये साइज नहीं रहेगा तो आपको नई नायिका चाहिए होगी। तो ये बात मत करिए। वही बॉलीवुड है जहां मीना कुमारी के अभिनय की बात थी, जिनके एक एक वाक्य पर कौन कौन
गुरुदत्त की उस तरह की जो वहीदा जी से प्यासा में काम, मतलब प्यासा में माला सिन्हा और ये लोग, और कोरा कागज ने कौन सी, नहीं कोरा कागज नहीं, गुरुदत्त की जो आखिरी फिल्म थी, कागज के फूल। कागज के फूल, बताइए। तो ये एक होता है, ये सारी चीजें ना ऐसे नहीं निर्णय करना चाहिए। लेखक तो राजनीति से ऊपर है, और तब वो मार्क्स ने क्या दिया है, हिगल ने क्या दिया है, दस्तावेस्की ब्रदर कर्माजो में क्या देते हैं हमें, टॉलस्टॉय क्या देते हैं, मानवीय संस्पर्श से भरी हुई चीजें। तो एक होता है कि लेखक को विचारधारा बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कि क्या समाज की सामाजिक विषमता में क्या है जो साहित्य से छूटा हुआ है। क्योंकि जो कामगार है वो नहीं जानता, उसने नहीं पढ़ा है गण देवता, उसने नहीं पढ़ा है गण देवता, वो नहीं जानता कि उसके ऊपर जो ज्यादती हुई है। बहुत सारे लोगों ने मैम ये सवाल आपसे पूछा है कि आजकल क्या लिख रही हैं, नया उपन्यास आपका क्या आ रहा है। ये तो हम लोगों ने अभी सोशल मीडिया पर ही देखा कि अवध नारायण मुदगल जी पर आपने एक किताब लिखी है, लेकिन उसके अलावा आपने क्या लिखा है? ये बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है। मैंने कहा न, जैसे आपसे शुरुआती मुलाकात पर अभी जी जी कि नखटोरा औपन्यासिक डायरी 92-93, नखटोरा शब्द मैं आपको समझा दूं। जी आप वह गांव में जब बारातें चली जाती है तो घर में औरतें अच्छा जो है अच्छा। रहती हैं और गाना करती हैं, नाचना करती हैं, गाली गलौज करती हैं, पुरुषों का व्यवहार है उसी से वो अपनी ताकत व्यक्त करती हैं। यानी मानसिक रूप से अनुकूलित हैं, वो स्त्रियों का दोष नहीं है, हमारा समाज ऐसा रहा है। लेकिन आज जो समाज है, मैं विस्तार में नहीं बताऊंगी, आज जो समाज है वो जनानियां जो नक्तौरा करती थी और अभी भी गांव में करती है, वो हमारी जी संस्कृति का एक पक्ष है और बड़ा प्यारा पक्ष है। लौंडे नाच भी होते हैं, पुरुष स्त्री बनते हैं और स्त्रियां मर्द बनती हैं, छूटी हुई पैंट शर्ट या धोती लांग लगा करके, है ना, और नाचती। लेकिन आज तो पूरा समाज, पुरुष समाज जो कहता था ये तो जनानियां ये नकल नहीं करेंगी तो क्या करेंगे, माँ बहन की गाली नहीं देंगी, तो पता ही नहीं है कि ये खुद ही माँ होकर माँ बहन की गाली को दोहरा रही है। तो आज तो पूरा पुरुष समाज नकटौरे से गुजर, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्रा जी। आप इसी तरह ऊर्जावान बनी रहें, हम लोगों को प्रेरित करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। राजपाल एंड सन्स का बहुत बहुत आभार कि उसने मुझे मौका दिया चित्रा जी से बात करने। आपको ये सिलसिला शुरू करने के लिए, आपका आगे आने के लिए, और जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया, बहुत अच्छे प्रश्न किए, और मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने ये हिम्मत की मुझसे ये प्रश्न करने की। वो लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं मुझसे प्रश्न करने की जिन्होंने बल्लम लेकर मुझे घेरने की कोशिश की। मैं फेसबुक पर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब मैं आई। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आप स्वस्थ। मेरा धन्यवाद कह दीजिएगा। जी युवा पीढ़ी के बिना कुछ काम नहीं हो रहा।